इसमें सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या, और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है किसके लिए? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या होता है होम्योस्टेसिस? नहीं बार बताएं यार, लिखो ब्रैकेट। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस कहलाएगा। देखिए ब्रैकेट में कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको बोला जाएगा होम्योस्टेसिस। उसके लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन। के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आर्गन मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। क्यों मिलजुल के कार्य कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करना, वो एक साथ लगे हुए हैं क्योंकि शरीर कोई कार्य करने जा रहा है। तो जब दो या दो से ज्यादा आर्गन, दो या दो से अधिक आर्गन मिलजुल के कार्य करते हैं, है ना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे मान लो हमको कस के भागना है, मैं दौड़ना चाह रहा हूं कस के। ठीक है, तो कस के दौड़ने के लिए, तेजी से दौड़ने के लिए क्या क्या चीजें होनी होंगी? तेजी दौड़ने के लिए क्या चाहिए? जो मसल है पैरों का, उसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा कैसे आएगा शरीर? ब्लड के थ्रू आएगा। ब्लड में कहां से ऑक्सीजन आएगा? हाँ, पहले ऑक्सीजन आएगा कैसे? हाँ, फेफड़े से। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ानी होगी। जैसे हम दौड़ना शुरू करते हैं, है ना, अभी थोड़ा दौड़ जाए तुरंत क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन आए, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। ब्लड में जा गया तो उसको सर्कुलेट करने वाला चाहिए कोई। हाँ, तो हार्ट काम कर। तो जैसे ही हम दौड़ना शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप देखो मसल काम में लग गए। ठीक है, और हार्ट काम में लग गया, हाँ, फेफड़े काम में लग गए। क्यों? क्योंकि हम एक कार्य करना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। और जैसे ही आप कार्य पूरा कर लोगे, सारे ऑर्गन फिर पहले जैसे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगेंगे। इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक, आप कस के दौड़ रहे हो तो ब्लड भी ज्यादा जाके किडनी में छनेगा, तो किडनी को भी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो मिलजुल के लोग कार्य करते हैं जो ऑर्गन्स है। एक कोऑर्डिनेशन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये दोनों मिलजुल के कार्य करते हैं। कौन? न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। किसका बना होता है एंडोक्राइन सिस्टम? सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। किसका है? तो पढ़ लिए हो, सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। ये किसका बना है? ये है सिस्टम ऑफ न्यूरॉन। सिस्टम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज नर्व सेल। न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज नर्व सेल। तो छोटे बच्चों का सवाल है, ये कहेगा हमारे बॉडी में कौन से दो सिस्टम इंटीग्रेटेड है? तो ये भी नहीं कर पाया तो समझ लो अब इससे आसान सवाल क्या लोगे। हमारे बॉडी के दो इंटीग्रेटेड सिस्टम कौन से हैं? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन। इधर देखिए, सिस्टम ऑफ न्यूरॉन से जो केमिकल रिलीज होता है उसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे 60 में नोट करिए, आगे पढ़ने वाले।
न्यूरो ट्रांसमीटर कहे जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल रिलीज होता है क्या बोला जाता है? हार्मोन। इनके कार्य की बात करो, जब इनके द्वारा एक्शन होगा, न्यूरॉन्स के द्वारा जब एक्शन होगा तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, बहुत फास्ट होगा। इसे कंपेयर कर रहे हैं और एक्यूरेट भी होगा, ठीक है, एक्यूरेट भी होगा, ठीक। तो फास्ट और एक्यूरेट एक्शन होगा किसके द्वारा? हाँ, न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। तो फास्ट एक्यूरेट, लेकिन हाँ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, फास्ट एक्यूरेट ड्यूरेशन शॉर्टर, लेकिन इसे कंपेयर करेंगे तो ये फास्ट है, उसके कंपेयर में जो हार्मोन का एक्शन है वो न्यूरॉन के कंपेयर में क्या है? तो ये एक्यूरेट है लेकिन ये नियरली एक्यूरेट है, ठीक है। ये शॉर्टर है, इसके कंपेयर में क्या है? लॉन्गर, ठीक है। तो क्या क्या बताया? होम्योस्टेसिस, फिर कोऑर्डिनेशन, कौन से इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये आप जानते ही हो। इसके अलावा ये आप याद रखना ट्रू एंड फॉल्स में देगा। अभी आपके सामने ऐसे नोट किए हैं तो आसान लग रहा है ना? 4 ऑप्शन में जब नोट करेंगे तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो फास्ट है, एक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेट तो है लेकिन शॉर्ट लिव, तो है नियरली एक्यूरेट है। ओके, फंक्शन आर्गन का या आर्गन सिस्टम का हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए? होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए। ओके, होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होगा? कोऑर्डिनेशन से होगा। क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या अधिक आर्गन इंटरेक्ट होते हैं। इधर टू और मोर को हाईलाइट करो। अब एक आर्गन कैसे इंटरेक्ट होगा यार? कम से कम दो होने चाहिए। तो टू or more organ interact and complement the function of one another, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो दो या दो से अधिक आर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, जिसे कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे मान लो हम दौड़ ही रहे हैं, दौड़ने लगे हम, तो जो एनर्जी की डिमांड है शरीर के द्वारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें मसल से कार्य करना है, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। भाई ऑक्सीजन नहीं आएगा तो फिर कहां से एटीपी बनेगा? तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जरूरी है रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो? बढ़ जाए, और फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा हमें सर्कुलेट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा तो ब्लड में फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज खत्म करोगे, न्यूरॉन्स, फेफड़े, हार्ट, किडनी धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। कब? कार्य करने के बाद। लेकिन कार्य तो सबने मिलजुल के किया, तो दो या दो से अधिक आर्गन किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन। कौन से हैं हमारे बॉडी के दो सिस्टम जो इंटीग्रेटेड हैं? आसान सवाल, याद रखना। ओके, in our body neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। तो बताओ भाई कौन इंटीग्रेटेड सिस्टम है अपने शरीर में?
आपने यहाँ नोट किया होगा, अभी यहाँ जगह होगा तो आप इसी देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का क्या बेसिक फंक्शन है। एक छोटी सी समरी है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वाले चैप्टर। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजी। आप जानते हो रिसेप्टर्स को एक और नाम दिया जाता है। रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। क्या बोला जाता है? सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। ओके, मैं चाह रहा हूं अपने शरीर में ऑर्गन है। हाँ, दोबारा बोलिए। स्किन है कि नहीं है? ओके,
और क्या बोले थे? एयर आई है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ देखिएगा, स्किन के लिए क्या स्टिमुलस होगा? टच एंड प्रेशर। ठीक है, ऐसे रिसेप्टर्स को बोला जाता है टैक्टाइल। क्या बोला जाता है? टैक्टाइल। इधर आइए, बता ही लोगे। कान के लिए क्या इस्तेमाल? साउंड। ओके, तो स्किन को टैक्टाइल रिसेप्टर, इसके लिए साउंड है। देख लो, फोनो रिसेप्टर, फोन। ओके, फोनो रिसेप्टर। इधर आंख है। नोज। ओके, कंप्लीट करिए। कि पूरे सिस्टम में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, की समरी बनी हुई।
ठीक है, तो इसको देखिए और हमें बताइए नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन, नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस। तो बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब इसको समझते हैं। इधर देखिए, यह है नर्वस सिस्टम जो किसका बना है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स आल्सो कॉल्ड नर्व सेल, न्यूरॉन एक नर्व सेल है ना, सेल आपने पढ़ा है, लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक, आते हैं पैटर्न भी दिखाएंगे, है ना। ओके, क्या कार्य है न्यूरॉन्स का? न्यूरॉन्स का कार्य है अलग अलग प्रकार के जो स्टिमुलाई हैं उनका आरडीटी करना। व्हाट इज आरडीटी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं है। आर का मतलब है रिसीव करना, है ना, डी का मतलब डिटेक्ट, तो पहले डिटेक्ट करेगा फिर रिसीव करेगा। हमने बस जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि हम याद कर लें, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आर फॉर रिसीव, डी फॉर डिटेक्ट एंड टी फॉर, याद रहेगा। ओके, इधर आइए, ये है नर्वस सिस्टम और ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर, ठीक, रिसेप्टर का कार्य है रिसीव करना। किसको रिसीव करना? स्टिमुलस को। स्टिमुलस को रिसीव करके कहां भेजना है? नर्वस सिस्टम पे भेजना है। रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम के बीच में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सेंसरी। क्या बोला जाता है? सेंसरी। और बेसिक बात है, वो फंडामेंटल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एफरेंट, ए फॉर आना एंड ई फॉर एग्जिट, जाना। तो नर्वस सिस्टम में इंपल्स को लेके कौन आएगा? एफरेंट, है ना। तो जो स्टिमुलस है उसको नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचा रहा है? सेंसरी फाइबर, ठीक है। न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसे फाइबर बोला जाता है, आगे पढ़ने ही जा रहा है, ठीक। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है। रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया। अब स्टिमुलस फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इवन कोई बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और कोई बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है ना। कोई दूसरा एनिमल हो सकता है, दूसरा आदमी हो सकता है। ओके, तो स्टिमुलस को रिसीव किया और सेंसरी फाइबर ने इसको नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। अब नर्वस सिस्टम में उस स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन होगा। नर्वस सिस्टम उसको क्या करेगा? तो एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज करने के बाद मोटर न्यूरॉन की सहायता से, किसकी? मोटर न्यूरॉन की सहायता से आदेश देगा किसको? अफेक्टर को। अफेक्टर क्या होता है? मसल हो सकता है, ठीक है, और ग्लैंड हो सकता है। और उसी मसल या ग्लैंड होगा तो कोई क्या करेगा? कोई सिक्रीशन करा देगा, सिक्रीशन करा के अपना कार्य करेगा। मसल से, है ना, रिस्पांस आएगा, तुरंत आएगा, ठीक है। तो हुआ क्या फाइनली? स्टिमुलस का क्या आया है? रिस्पांस आया है। ये कार्य है किसका? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का कार्य है। ओके, रिसेप्टर से इंपल्स को पहुंचाना नर्वस सिस्टम तक किसका कार्य? जबकि नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक किसी भी मैसेज को कन्वे करना, इंपल्स को ले जाना, कौन ले जाएगा? मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड इफरेंट फाइबर। इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, नर्वस सिस्टम से बाहर निकलना। जानेंगे नर्वस सिस्टम किसका ना, ठीक है। चलिए, तो ये इसका बेसिक फंक्शन, साथ में लगे हाथ ये भी दिखाया, स्किन, ईयर, आई, नोज, टंग ये सेंसरी ऑर्गन है और रिसेप्टर ही सेंसरी ऑर्गन। ये क्या स्टिमुलस है ये भी आपको बता, ठीक है। बाकी इनके बारे में
हमें पढ़ना ही है पढ़ना, हम आई पढ़ेंगे, ईयर पढ़ना हमको, ठीक है, नोज और टंग के बारे में भी जानना है, ठीक, दो तो हमें पढ़ना है। ओके, तो ये हमने जाना कि क्या है बेसिक फंक्शन नर्वस सिस्टम का। तो बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम का वो है रिस्पांस, किसी स्टिमुलस का रिस्पांस करना जो है बेसिक फंक्शन। इसको आपने नोट कर लिया था ना, आर डी टी को, आर को रिसीव करिए, डी को डिटेक्ट करिए और टी को ट्रांसमिट कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉक पढ़ रहे तो हम लोग टिश्यू पढ़े थे, टिश्यू के बारे में थोड़ी बात, सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कितने प्रकार के टिश्यू हैं, बाकी टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। एक टिश्यू अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक जब हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन तब हम लोग पढ़ेंगे। इपिथेलियल और कनेक्टिव बचेगा, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के टिश्यूज हैं एनिमल्स में, कितने प्रकार के टिश्यूज, कौन कौन से, कौन कौन से? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल, है ना, न्यूरल पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में, न्यूरल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो टिश्यू वाले पोर्शन भी हम कवर करेंगे पूरा का पूरा, चारों प्रकार के, ठीक।
हाइपोथैलेमस में जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स थे उन्हें क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियाई कह रहे थे। क्या कह रहे थे? न्यूक्लियाई।
आ जाए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू को और क्या बोल सकते हैं? नर्वस। क्या? न्यूरल के लिए दूसरा टर्म न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये न्यूरल टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ऐसा टिश्यू जो एक्साइटेबल, क्या हो? एक्साइटेबल, ठीक है। और जो एक्साइटेबल होगा वो नर्व इंपल्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा। क्या लिखा? टेक पार्ट इन कंडक्शन। कौन? जो एक्साइटेबल है। ओके, और एक्साइटेबल टिश्यू कौन है नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल, कॉल्ड नर्व सेल। दूसरा हिस्सा है जो नॉन एक्साइटेबल है नर्वस टिश्यू का, वो टिश्यू जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो किस बात का एक्साइटेबल? क्या बोला जाएगा? नॉन एक्साइटेबल। ये तीन पार्ट कर दिए हैं, न्यूरोग्लियल सेल, इपेंडाइमल सेल एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये हमने पढ़ लिया है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के भी पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में, हाइपोथैलेमस में। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं, न्यूक्लियाई बोले जाते हैं। क्या अगर आप और स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो ये कहां है? ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में न्यूक्लियाई। क्या कार्य होगा? हार्मोन रिलीज कर, ये आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला आइए, इपेंडाइमल में क्या याद करना है? अच्छा ये बताइए, नर्वस सिस्टम अपना अपना बोले तो वर्टिब्रेट है ना, कॉर्डेट है, हॉलो है कि सॉलिड है? ब्रेन कैसा ऑर्गन? सॉलिड की हॉलो? हाँ, हॉलो ऑर्गन है, दिमाग खाली होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है वर्टिब्रेट के कॉर्डेट के क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, कैविटी होती है। हम पढ़ने वाले हैं कैविटी, हाँ, जिनको वेंट्रिकल बोला जाता है। ब्रेन में क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल। क्या? तो कैविटी जो भी नर्वस सिस्टम में आएगी, उस नर्वस सिस्टम की लाइनिंग बनाने वाले जो सेल्स है उन्हें क्या बोला जाता है? इपेंडाइमल सेल। क्या बोला जाता है? इपेंडाइमल सेल। तो यह है इपेंडाइमल सेल, जो आपको लाइनिंग बनाते हुए दिख जाएगी नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और कहां की लाइनिंग? जहां कैविटी पाई जाएगी। जैसे ब्रेन में कैविटी पाई जाती है, ब्रेन में जो कैविटी होती है वेंट्रिकल बोला जाता है। तो ये इपेंडाइमल, ये दोनों बात खत्म। अब आते हैं मेन न्यूरोग्लियल पे, ठीक है। अगर इसको मैं छोड़ देता तो ये छूटा रह जाता, कंप्लीट नहीं लगता, ठीक है। इस वजह से नोट कर दिया, ये आपने पढ़ा ही था, ठीक है। ये हिस्ट्री, ये वाले लाइन थोड़ा सा बाहर से बता, तो ये भी याद रखना, पुराने सवालों में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं दिया है फिलहाल। ये सारे हिस्से दिए हुए हैं, वो तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं। तो सिर्फ यही एक ऐसी बात है जो नहीं लिखी। इधर आइए, अगला है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल में हम सीएनएस में देखेंगे, पीएनएस में देखेंगे। पीएनएस में जो न्यूरोग्लियल सेल है उसका नाम है स्वान सेल। क्या नाम है? स्वान सेल, स्वान सेल है, ओके। और सीएनएस के न्यूरोग्लियल सेल को याद किया है, लिखा है ओ मा। क्या लिखा है? ओ मा। तो ओ फॉर ऑलिगोडेंड्रोसाइट एंड एम फॉर माइक्रोग्लियल एंड ए फॉर एस्ट्रोसाइट, ठीक है। तो एक एक लाइन बस एकदम बहुत सिलेक्टेड पॉइंट नोट किए हैं, बस आप उसको देख लीजिए। तो ए का काम है, एस्ट्रोसाइट का काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। क्या बनाना? ब्लड ब्रेन बैरियर। इससे क्या होगा? कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो एक पूरा एक नेटवर्क बना के रखे हुए हैं ब्लड में, ठीक है। पहले इनसे पार होना होगा तब आप कहां पहुंच पाओगे? ब्रेन के अंदर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये क्या बना है? एक बैरियर बना है ना, ब्रेन के बाहर। तो इनको क्या बोला जा रहा है? हाँ, ब्रेन का बैरियर। कहां? ब्लड में। ब्लड में ये बैरियर बनाने का काम करते हैं, ओके। अगला है माइक्रोग्लियल, और ये नर्वस सिस्टम के फैगोसिटिक सेल्स। तो नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले फैगोसिटिक सेल का क्या नाम है? मैक्रोफेजेस का क्या नाम है? माइक्रोग्लियल। तो माइक्रोग्लियल क्या है? मैक्रोफेजेस है, कहां के? नर्वस सिस्टम के। अब बचा क्या? ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, और इधर है स्वान सेल, ओके। इन दोनों को जरूर याद रखना है आपको। तो ये है ऑलिगोडेंड्रोसाइट और ये है स्वान सेल। सीधा सवाल पे आते हैं,
आप माइलिन शीट का नाम सुने हैं? हाँ, माइलिन शीट सुना है? कहाँ होता है? हाँ, न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट पे, ठीक है ना? तो माइलिन शीट बनाने का कार्य सीएनएस में कौन करता है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट। पीएनएस में कौन करता है? जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ, अभी फोटो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये देखिए, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ये तो याद रहेगा, सीएनएस में लिखा था ओ मा, तो ओ फॉर ऑलिगोडेंड्रोसाइट। और एक सेल और बचा पीएनएस के लिए, वो क्या है? स्वान। क्या लिखा है? स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल। तो सीधे सवाल पे आओ, अगर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, कहां का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन है, अभी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो न्यूरॉन्स हैं, वहां पे माइलिन शीट कौन बनाएगा? क्या सवाल है? और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जैसे क्रैनियल नर्व है ना, स्पाइनल नर्व है, और वहां पे माइलिन शीट बना हुआ है, तो उसका माइलिन शीट कौन बनाता है? स्वान सेल बनाता है, सीधी सी बात है, ठीक है? ओके, इस पूरे पार्ट में ये दोनों सवाल आपको जरूर याद रखने हैं। तो सीएनएस में कौन बनाता है माइलिन शीट? पीएनएस में कौन बनाता है माइलिन शीट? हाँ, स्वान सेल, याद रहेगा ना? ओके, ओके, ठीक, इधर आइए, इसको फिनिश करते हैं, इस वाले पोर्शन को देखिए और ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए इधर। न्यूरॉन की अगर बात करोगे, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, एक सेल है ये, है ना? ओके, ये एक सेल है, तो इसमें एक पार्ट जो आपको देखने को मिलेगी उसे बोला जाता है सेल बॉडी। क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। सेल बॉडी इस सेल का कौन सा सेल? नर्व सेल। नर्व सेल का वो हिस्सा है जहां पे क्या पाया जाता है? इसका न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो न्यूक्लियस, ठीक है? और इसी सेल बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? साइटोन। साइटोन के अलावा इसे और क्या बोला जाता है? सोमा। सेल बॉडी तो है ही, सेल बॉडी को साइटोन कहा जाता है, और क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है। एक और नाम है, और इसको बोला जाता है पेरिकार्योन। क्या बोला जाता है? पेरी, PERI, पेरिकार्योन के नाम से जाना जाता है। फिलहाल एक नाम तो आपको याद रखना ही है, सेल बॉडी या साइटोन तो जरूर याद रखना है आपको। तो यह है सेल बॉडी या साइटोन वाला हिस्सा, ये जो आपको दिखाया, बहुत क्लियर, ध्यान से सुनिए। इससे एक लॉन्गेस्ट फाइबर निकला हुआ है, तो सेल बॉडी से जो लॉन्गेस्ट फाइबर निकलेगा उसे नाम दिया जाता है एक्सॉन, ठीक है? ओके, और इसके अलावा, इस एक के अलावा इस एक के अलावा जितने भी छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हुए हैं, दोबारा सुनो, इसका मेन हिस्सा है साइटोन या सोमा, सेल बॉडी। उससे एक सबसे लंबा जो प्रोसेस निकला हुआ है उसे एक्सॉन, उसके अलावा जितने छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं सबको नाम दिया जाता है डेंड्राइट। क्या नाम दिया जाता है? डेंड्राइट, ठीक है? और ये पूरा पोर्शन जिसमें आपने न्यूक्लियर देखा, ये इसका कौन सा हिस्सा है? ये इसका साइटोन वाला पार्ट है पूरा, ठीक है? तो कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट। सेल बॉडी के जो प्रोसेसेस है उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूराइट। एक जो सबसे लंबा प्रोसेस है वो क्या है? एक्सॉन।
उसके अलावा जितने प्रोसेस छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? डेंड्राइट। तो कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। क्या 3 पार्ट हुए? ओके। जल्दी नोट करिए। हाँ, एफरेंट फाइबर का क्या काम है? एफरेंट फाइबर को और क्या बोला जाता है? सेंसरी फाइबर। क्या काम है?
क्या काम है? स्टिमुलस को कहां से कहां पहुंचा देना, इंपल्स को कहां से कहां पहुंचाना, रिसेप्टर से सिनस तक, है ना? तो ये है रिसेप्टर और ये है सिनस। ये कार्य है एफरेंट फाइबर का। ठीक बात है? इधर आइए, सिनस से किधर, अफेक्टर।
पढ़ा जाए, अब लिखना बंद करिए। ये है ह्यूमन बॉडी, ठीक। यहां देखते हैं सिनस का क्या मतलब। एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया है जो बॉडी को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो इसी लाइन पे पड़ रहा है, ठीक है, जो कि पूरे नर्वस सिस्टम का क्या है, केंद्र बिंदु है, उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल। क्या बोला जाता है, सेंट्रल कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है ब्रेन और कौन, स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सीएनएस बनाता, ठीक है। ब्रेन जो है क्रेनियम में बंद है और स्पाइनल कार्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में रन कर रहा है, ठीक है। अगर हड्डियां तोड़ रहे हैं तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो सबसे पहली एकदम बेसिक, इस सीएनएस कौन बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनाता, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनाता, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है, ये तो याद कर लिया आपने। चलिए अब अगला है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस। तो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से कर रहे हैं, एक सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। CNS फॉर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड PNS फॉर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बना है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड का, इतनी बात तो क्लियर है। इतनी बात ये है, इनसे निकलने वाले जो फाइबर्स हैं, फाइबर मतलब नर्व्स है, इनसे निकलने वाले जो फाइबर्स हैं, इनसे निकलने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, इनसे किनारे साइड में जाएंगे, पेरीफेरी पे चला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक ना। इनसे निकलने वाले फाइबर, ठीक। और इसी के साथ याद करिए, ध्यान से सुनिए, ब्रेन से जो फाइबर्स, जो नॉन फाइबर्स निकलते हैं, बोला जाता है क्रेनियल। क्या बोला जाता है, क्रेनियल। ब्रेन कहाँ है, क्रेनियम में, ब्रेन बॉक्स में। तो वहां से जो फाइबर एराइज होते हैं, निकलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है, क्या कहा जाता है, क्रेनल नर्व। क्या बोला जाता है, क्रेनल नर्व, ठीक है, क्रेनल नर्व बोला जाता है। बारह इधर 12 इधर बनाए हमने 12, ठीक है। बाकी यहां से 31 इधर 31 इधर, तो ये क्या है, क्रेनल नर्व, और ये क्या है, स्पाइनल नर्व। यही फाइबर, ये जो बाहर निकला हुआ, ये ये क्या बनाता है, तो ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या बनाता है ना, इनसे एराइज होने वाले फाइबर क्या बनाते हैं, पीएन।
अपने बॉडी में कितने क्रेनियल नर्व्स हैं? 24। क्या 12 पेयर है? ओके, चलिए। और कितने पेयर स्पाइनल नर्व है? 31। ठीक है, तो हम क्या बताओ कौन बनाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, क्या बताओगे? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब नर्व बोल रहे हो तो कहने का मतलब नर्व फाइबर। ठीक है, लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है? हाँ, एक्सॉन है, तो वही नर्व फाइबर होता है। ठीक है, ओके। अब अगर नर्व फाइबर आप देखोगे नर्वस सिस्टम में तो आपको दो प्रकार के दिखेंगे। एफरेंट, एफरेंट बोले तो सेंसरी, एंड इफरेंट बोले तो मोटर। अब सेंसरी का क्या काम है? रिसेप्टर से इंपल्स को कहां पहुंचा देना? सीएनएस, है ना? इधर आइए, तो अपना फोकस सेंसरी फाइबर पे नहीं है, अब अपना फोकस किस पे है? मोटर फाइबर। मोटर फाइबर के बेसिस पे, सुन रहे हो ना? मोटर फाइबर के बेसिस पे, डिफरेंट फाइबर के बेसिस पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। दोबारा सुनो, किस फाइबर के बेसिस पे? डिफरेंट फाइबर के बेसिस पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक को बोल रहे हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, क्या बोल रहे हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और दूसरे वाले को बोला जा रहा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ओके, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कैसे बनता है? वो इफरेंट फाइबर जो सीएनएस से इंपल्स को कहां पहुंचाते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे हमने सोचा कि मुझे इस मार्कर से लिखना, इस पेन से, तो तुरंत सोचते ही क्या है, ये एक्टिविटी आ गई, हमने मार्कर पकड़ लिया, लिखना शुरू कर दिया। ये किस वजह से है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की वजह से है। तो इंपल्स कहां से कहां तक आया? सीएनएस से लेके, तो सीएनएस से लेके एस्कल्टल मसल तक जो सिस्टम बन गया है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा? सोमैटिक न्यूरल। क्या बोला जाएगा? सोमैटिक न्यूरल। वही दूसरा, सीएनएस से सप्लाई कहां जा रहा है? विसरल आर्गन, जैसे स्मूथ मसल, जैसे स्मूथ मसल। ठीक है, लिवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियास, दूसरे ग्लैंड। ठीक है, वो सब आर्गन जो हमारे विल पावर में नहीं है, ठीक है, जो हमारे इच्छा शक्ति में नहीं है, उन सभी आर्गन को सप्लाई दे रहा है। और इसी के साथ इफरेंट फाइबर ने क्या बना दिया? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्या बना दिया? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्या? ओके, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक को बोल रहे हैं सिंपैथेटिक और एक को बोल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। नाम आपने सुना ही होगा, एसएनएस एंड पीएसएन। व्हाट इज एएनएस? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। व्हाट इज पीएनएस? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अभी यह एसएनएस सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड इट इज दिस इज पीएसएनएस, दैट मींस पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, कुछ बातें आपको बताते हैं। पहले बता दिया था, हार्मोन में हमने देखा था, जो जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स कार्य करते हैं वो सिंपैथेटिक वाला कार्य करते हैं। देखना जरा। हाँ, एक बात और हमें ओके, बॉडी अगर स्ट्रेस में होती है तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? सिंपैथेटिक। और बॉडी अगर रिलैक्स्ड होती है तो क्या एक्टिवेटेड है? पैरासिम्पैथेटिक, है ना? जैसे अभी हम सभी लोगों के शरीर में क्या चल रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। क्या चल रहा है? पैरासिम्पैथेक। ना, किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस या कोई इमरजेंसी नहीं है। ओके, चलिए, तो कुछ ऑर्गन्स पे असर दिखाने वाले हैं इसका, है ना? देख लीजिए। और ये सवाल कहां मिल जाएगा आपको? जो एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है वहां मिल जाएगा। ठीक, तो हार्ट रेट
सिंपैथेटिक में बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कार्य करेगा तो हाँ कम करेगा। ठीक है, एक्चुअली है क्या, बढ़े हुए हार्ट रेट को डाउन करके क्या करना चाह रहा है, नॉर्मल, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कार्य है क्या, कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है ना। ओके, फिलहाल जब हमसे पूछेगा कि पैरासिम्पैथेटिक क्या कार्य करता है, हम कहेंगे यार कम करता है, तो हार्ट हार्ट रेट पे क्या फर्क है, सिंपैथेटिक स्ट्रेस में बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक में। ओके, ट्रैकिया ब्रोंकस और ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे कि डायलेट होंगे, स्ट्रेस के दौरान, सिंपैथेटिक के दौरान ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे कि डायलेट कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इस दौरान हमारे ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, नैरो हो गए, तब तो कम एयर जाएगा फेफड़े ना, तो स्ट्रेस कंडीशन और बढ़ता जाएगा, है ना, पता लगे कितना घबरा गए कि सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, है ना। ओके, तो उस दौरान में अगर ये हमारी सहायता कर रहा है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, तो ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकियोल को क्या करेगा, इधर क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर, प्यूपिल की बात कर रहे हैं, है ना, प्यूपिल समझ रहे हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग जानेंगे। ठीक है, आयरिस जो गैप छोड़ता है उसे क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। ठीक है, और प्यूपिल ही वो खाली जगह है जिससे किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट अंदर जाएगी और प्यूपिल से होता हुआ लेंस को पार करता हुआ कहां चला जाएगा, रेटिना पे चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यह है कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट है तो प्यूपिल डायलेट करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हाँ डायलेट करेगा, क्यों डायलेट करेगा, डायलेट क्यों करेगा, इस वजह से क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी कहां जाए, हमारे रेटिना पे जाए और इमेज क्या हो, साफ बने। ठीक है, सब कुछ साफ दिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्ट्रेस की है, हो सकता है हमें क्या करना पड़े, फाइट या फ्लाइट। ठीक है ना, चलिए रहने दे। अ, ये क्लासिफिकेशन समझ चुके हो ना तुम लोग, बता लोगे, थोड़ा थोड़ा बताओगे, देख लो एक बार देखो, याद करो, फिर बढ़ा जाए आगे। हाँ, बताओ भाई, बता लोगे, कितने पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, तो पढ़ लो फिर बताना। ये बता दिया, न्यूरॉन्स व्हिच कैन बी डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। इसके बाद इसमें ट्रू एंड फॉल्स के लिए कुछ सवाल आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। The neural organization is very simple in lower invertebrate. For
फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इसको बॉक्स से बंद करो कि हाइड्रा में तो नर्वस सिस्टम कहां ओरिजिनेट हुआ है? निडेरियंस में। न्यूरल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन निडेरियंस। सिस्टम ओरिजिनेटेड कहां? ओरिजिनेट निडेरियंस में ओरिजिनेट हुआ है। ओके, तो मैचिंग कॉलम में देगा कि हाइड्रा है, इसके बाद से क्या देगा? इंसेक्ट देगा, ठीक है, और उसके बाद से वर्टिब्रेट। तो जल्दी से बताओ हाइड्रा में किसका बना हुआ है? ये हाइड्रा में बना हुआ है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क है न्यूरॉन का। ओके, जबकि अगर आप इंसेक्ट की बात करोगे, आर्थ्रोपोड की बात करोगे, तो इसके कंपेयर में और ज्यादा डेवलप हो गया, तो बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। यहां तो बहुत सिंपल फॉर्म में था, यहां बेटर ऑर्गेनाइज्ड है इंसेक्ट में। और इंसेक्ट की बात करोगे तो क्या पाया जा रहा है? ब्रेन प्लस गैंग्लिया, ठीक है, प्लस न्यूरल टिश्यू। तो ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू पाया जा रहा है। कॉकरोच आपने पढ़ा था, कितने हैं गैंग्लिया थोरैक्स में और कितने? वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होगा। ओके, तो दो कॉलम लेते हैं, तब लिखते हैं हाइड्रा और फिर लिखते हैं इंसेक्ट। वर्टिब्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो वेल डेवलप्ड है। चलिए बताइए हाइड्रा में और इंसेक्ट में क्या बताया? तो क्या बताया हाइड्रा में? बिल्कुल सही, तो इधर नोट करना है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और इंसेक्ट में क्या नोट करें? ब्रेन प्लस प्लस गैंग्लिया प्लस ब्रेन, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। टिक कर लेना इसको जरा, ना मैचिंग कॉलम हमने बना ही दिया, ठीक ना? ठीक है, वर्टिब्रेट में मोर डेवलप, ये थोड़ी पूछेगा। आगे बढ़ा जाए, इधर आ जाइए। तो पढ़ लीजिए, बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। कौन कौन सा? सीएनएस एंड पीएनएस। अभी आपको पूरा नाम मालूम है। तो सीएनएस में क्या क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो कि साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। कहीं से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और क्या होगा? कंट्रोल भी है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये पूरा, है ना? CNS comprises all the nerve of the body associated with the CNS। CNS comprises किसका बना है? वो सभी नर्व जो किससे जुड़े हुए हैं? CNS से, मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन से कौन सा जुड़ा, कौन सा निकलता है? क्रैनियल। और स्पाइनल नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेगा? ओके, इधर आइए। अब फाइबर दो प्रकार के होंगे यहाँ पे, अगर आपको यार बहुत क्लियर बनाया है। फाइबर दो प्रकार के, एफरेंट और इफरेंट, दैट मींस सेंसरी एंड मोटर। अब ध्यान से सुनिए, एफरेंट फाइबर का क्या काम है? ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस, हो गया, है ना? रिसेप्टर से कहां? सीएनएस तक, ये फिनिश हो गया। इधर आओ, इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट करेंगे रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू अफेक्टर, है ना? कोई ऑर्गन हो सकता है ना? मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है। ओके, एंड पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब पीएनएस दो डिवीजन में डिवाइडेड है, और ये किस आधार पे है? अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा, ये इस आधार पे है। किस पे? इफरेंट फाइबर पे। तो पहला है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, कहां से कहां तक? ये देखना, सीएनएस से स्केलेटल मसल, है ना? तो बहुत क्लियर बनाया है आपने, तो ध्यान से एक बार इसको एनालाइज करिए, आपको याद होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज
CNS2 इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल। जाके देखिए सारे ऑर्गन कौन से लिखे हैं, इनवॉलंटरी नोट किए। और ये क्या बना लिया, ये बना लिया ANS। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। विसरल nervous system is a part of peripheral nervous system that comprises whole complex of nerve fiber ganglia and plexus। आगे पढ़ने वाले हैं, बाकी इतना क्लियर है ना, ठीक है। न्यूरॉन को देखिए और देख के बताइए, ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का? देख लीजिए, जल्दीबाजी क्या। भाई पहचानिए, पहचान के बताइए। हाँ, क्या है? PNS का है, कैसे पहचान लिया? कौन सा लिखा हुआ है ना? और श्वास एंड माइलिन कहाँ बनाता है? यस सर, पहले CNS बता रहे थे। चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? हम्म?
नोट कर लिया है? तो न्यूरॉन के पार्ट तो आपको मालूम ही है ना? बॉडी ऑफ न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? जैसे ये वाला हिस्सा, चलिए अभी आप कुछ इसमें चेंज मत करिएगा। अब ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये इसको मैंने इस सर्किल के अंदर बंद कर दिया। ये क्या है? सेल बॉडी है। क्या है? सेल बॉडी। इसी सेल बॉडी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसी सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस। तो बताओ, नॉन सेल का न्यूक्लियस कहां होता है? सेल बॉडी में होता है। तो ये है क्या? ये सेल है, तो अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। तो सेल का शेप ऐसा है। अब ये तो मेम्ब्रेन है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस है। बाकी ये सब क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। अरे यार, सेल होता है तो सेल में क्या होता है? सेल का मेम्ब्रेन होता है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब कुछ है। ये तो सेल है। अब सेल का शेप ही ऐसा हो गया तो कोई क्या करे? सेल का शेप ऐसा, तो उसका मेम्ब्रेन है बाहर जो आपको दिख रहा है, और अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये पोर्शन जो आपने देखा सेल बॉडी है। एक सबसे लॉन्गेस्ट जो पोर्शन निकला है उसे क्या बोला जाता है? एक्सॉन। उसके अलावा जो बाकी छोटे छोटे प्रोसेस दिख रहा है उसके क्या बोला जाता है? डेंड्राइट। बन गया क्या? बन गया नर्व सेल। इधर देखिए, तो सेल बॉडी वाले पोर्शन में न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस है, और सभी सेल ऑर्गेनेल होंगे। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होगा, सभी सेल ऑर्गेनेल होंगे। एक ऑर्गेनेल नहीं होगा, उसका नाम है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में पाया जाता है कि एनिमल सेल में? हाँ, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जहां पे सेंट्रियोल नहीं होता है। इसी वजह से अगर न्यूरॉन या नर्व सेल अगर डैमेज हो गया तो डिवाइड नहीं होता। न्यूरॉन डिवाइडिंग सेल है कि नॉन डिवाइडिंग सेल? नॉन डिवाइडिंग सेल है। सेल डिवीजन में पढ़ा है आपको, कारण क्या है? सेंट्रियोल नहीं है। तो सभी सेल ऑर्गेनेल हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ओके, ये देखिए, एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा, नाम हमने नोट किया एक्सॉन हिलाक। क्या लिखा? एक्सॉन हिलाक, याद रखिएगा। तो एक्सॉन हिलाक, और इसको हाईलाइट करके नोट किए हैं। पर ये क्या लिखा है? पार्ट ऑफ साइटोन। साइटोन का हिस्सा है। साइटोन का वो हिस्सा है जहां से क्या एराइज हो रहा है? एक्सॉन। तो साइटोन का वो हिस्सा जहां से एक्सॉन एराइज होता है उसे क्या बोला जाता है? एक्सॉन हिलाक। क्या बोला जाता है? एक्सॉन हिलाक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको ढेर सारे छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे ग्रैन्यूल दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रैन्यूल को क्या बोला जाता है? बहुत हिट सवाल है ये, याद रखना। क्या बोला जाता है? निसल्स ग्रैन्यूल। क्या बोला जाता है? निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल इज आल्सो नोन एज ट्रिगोइड बॉडी, है ना? किसका बना हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मींस टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि इसी साइटोन में क्या बनना है? न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होना है। इस वजह से ये जरूरी है। हमारा पॉइंट ये है, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि कहां कहां निसल्स ग्रैन्यूल पाया जाए। कहां कहां पाया जाएगा? देखिए, एक्सॉन छोड़ के हर जगह दिख रहा है। साइटोन में दिखा, है ना? डेंड्राइट्स में दिखा, और इवन एक्सॉन हिलॉक में भी है। क्योंकि एक्सॉन हिलॉक किसका पार्ट है? हाँ, ठीक है। तो देखिए कहां कहां होगा? साइटोन में होगा, डेंड्रॉन में होगा, और एक्सॉन हिलॉक में होगा। पूछेगा कहां निसल ग्रैन्यूल नहीं पाया जाता है? यहां तो पाया जाता है, कहां नहीं पाया जाता है? इस सवाल में आंसर क्या है? एक्सॉन। ठीक है, क्योंकि वो समझेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप समझेंगे कि एक्सॉन हिलाक तो एक्सॉन हिलाक में तो पाया जाता है, तो एक्सॉन हिलाक हो सकता है एक्सॉन का पार्ट हो। नहीं, एक्सॉन हिलाक एक्सॉन का पार्ट नहीं है, वो साइटोन का पार्ट है जहां से एक्सॉन एराइज हुआ। ओके, तो साइटोन में है, डेंड्रॉन में है, डेंड्राइट्स, साइटोन में है, डेंड्राइट्स में है, और एक्सॉन हिलाक में। कहां एब्सेंट है?
कार्य प्रोटीन सिंथेसिस। इस वाले पोर्शन पे आ जाओ, है ना, ये है एक्सॉन लॉन्गेस्ट पोर्शन, और यहां पे आप देखोगे कि माइलिन शीथ पाया जा रहा है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, माइलिन शीथ के बारे में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल चूंकि ये जो नर्व फाइबर बना है, ये जो न्यूरॉन बना है, ये मेडुलेटेड है, ये माइलिनेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे माइलिन शीथ दिख रहा है। और माइलिन शीथ के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्वान सेल लिखा हुआ है, तो इससे पता लग रहा है कि स्वान सेल तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है, तो ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का न्यूरॉन बना हुआ है। आगे ये तो एक्सॉन दिख रहा है यहाँ पे, बाकी एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है। और एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोलेमा। क्या नाम दिया जाएगा, एक्सोलेमा, या इसको एक्सोनल मेम्ब्रेन कहा जाता है ना। प्लाज्मा लेमा नाम होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वैसे ही ये एक्सॉन है तो इसके मेम्ब्रेन का क्या नाम होगा, एक्सोलेमा। उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें कितने माइलिन शीथ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 बने हुए हैं, 5 माइलिन शीथ हैं। एक माइलिन शीथ को एक नोड के बराबर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एक नोड के बराबर बोला जाएगा। एक माइलिन शीथ को एक इंटरनोड के बराबर, ठीक है, एक इंटरनोड है, एक इंटरनोड है, एक मतलब एक माइलिन शीथ एक इंटरनोड के बराबर। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं भी दो माइलिन शीथ को आप देखिए, ये फोटो बहुत क्लियर नहीं बना हुआ है, किसी भी दो माइलिन शीथ को आप देखेंगे, जैसे ये देखो यहां समझने के लिए, जैसे एक माइलिन शीथ ये है, दूसरा माइलिन शीथ ये है, इसको हम कह रहे हैं एक इंटरनोड, इसको हम कह रहे हैं एक इंटरनोड। तो किन्हीं भी दो माइलिन शीथ को आप देखो तो कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट एक्सॉन पे ऐसा रहेगा जहां माइलिन शीथ नहीं होता। जैसे देखो यहां पे दिख रहा है, इस वाले में, यहां देख रहे हो, तो एक्सॉन का वो हिस्सा जहां माइलिन शीथ नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। तो पार्ट एक्सॉन का जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है क्या बोला जाता है, आगे बढ़ो। अपने टर्मिनल एंड पे एक्सॉन ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड हो गया, ठीक है, ब्रांचिंग कर लिया है ना। वैसे तो एक्सॉन अनब्रांच्ड है, लेकिन टर्मिनल एंड पे एक्सॉन क्या हो गया है, ब्रांच्ड हो गया, ठीक है, टर्मिनल एंड पे ब्रांच्ड हो गया है ये। और हर एक ब्रांच, जितने भी ब्रांच हैं, वहां जाओगे तो आप देखोगे वहां पे टर्मिनेट हो गया है नॉब या बेसाइकिल लाइक स्ट्रक्चर, नॉब या बटन लाइक स्ट्रक्चर। तो नॉब या बटन लाइक स्ट्रक्चर में ये टर्मिनेट हो गया है, और इस स्ट्रक्चर को जो आपको बल्ब के जैसा, ये जो दिख रहा है बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक नॉब। क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। तो ये बताइए कि जो ब्रांच्ड एंड है वो किसमें टर्मिनेट हुआ एक्सॉन का, नॉब लाइक, अब बटन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाएगा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। तो बताओ कि एक्सॉन के ब्रांच के टर्मिनल एंड पे जो बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाएगा, ये जो बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब। क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एंड है, ये न्यूरॉन का एंड हुआ, ये नर्व सेल का एंड हुआ, ये दो काम कर सकता है, ये किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, ये किसी दूसरा न्यूरॉन, किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, इसको अलग से हम पढ़ने वाले हैं, बस इसमें इतनी बात दिखाना चाह रहे हैं कि जो टर्मिनल एंड है वो किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या बना लेता है, सिनेप्स, सिनेप्सिस नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
सिनेप्स बोल रहे हैं। तो या तो वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो सकता है, एक न्यूरॉन ये है, फिर दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, क्या बन गया? सिनेप्स। ठीक है, और या तो ये कहां चला गया? मसल को सप्लाई देने चला गया, और जब न्यूरॉन मसल के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूरो न्यूरॉन मसल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बन जाता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो दो बातें हो गई, या तो ये एक्सॉन जो है सिनाप्स बना लेगा किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, एक ये काम कर सकता है, या मसल को सप्लाई देने जाएगा। तो मसल को सप्लाई देने जाएगा, कहां देगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे। तो एक्सॉन क्या काम कर सकता है? सिनाप्स बना सकता है या किसी मसल को सप्लाई देगा। सिनाप्स बनाएगा या मसल को सप्लाई देगा। मसल को सप्लाई देगा, क्या बोला जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज मोटर इंड प्लेट। क्या बोला जाता है? मोटर इंड प्लेट बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से तीन मेजर पार्ट हैं? हाँ, क्लियर है ना? ए सी डी, ठीक है ना? आगे आइए। सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म with typical cell organelles and certain granules body called, listen to that, short fiber which branch repeatedly। छोटे छोटे फाइबर जिनमें काफी ब्रांचिंग है, वो प्रोजेक्ट हुए हैं सेल बॉडी से, और वो भी सेल ग्रैन्यूल को रखते हैं, क्या बोला जाता है? डेंड्राइट। और ये फाइबर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करेंगे इंपल्स को, किधर? सेल बॉडी से दूर की सेल बॉडी की ओर, किधर? सेल बॉडी की ओर। जबकि एक्सॉन क्या करेगा? सेल बॉडी से दूर। तो डेंड्राइट का क्या काम है? इंपल्स को सेल बॉडी की ओर। तो अगर सेल बॉडी की ओर आएगा, ऐसे ट्रांसमिशन को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल। क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल। जबकि एक्सॉन इंपल्स को दूर ले जाएगा सेल बॉडी से, क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो कौन सेंट्रीपिटल ट्रांसमिशन करा रहा है? डेंड्राइट। कौन सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन करा रहा है? एक्सॉन। ओके, एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग क्या? लॉन्गेस्ट फाइबर है, और इसका जो डिजिटल एंड है वो ब्रांड है, और हर एक ब्रांड पे, हाँ इसको हाईलाइट करिएगा, बल्ब। ठीक है, बल्ब। ठीक है, बल्ब या बटन लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में बल्ब दिया हुआ। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या बोला जाएगा? सिनेप्टिक नॉब, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल होता है, और उसी में क्या बना हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। आगे पढ़ने वाले। ठीक, अब एक्सॉन क्या करता है? ये नर्व इंपल्स को ले जाता है किधर? सेल बॉडी से दूर। ठीक है ना? टू कहां ले जाएगा? देखना इधर, इसी बात को फोटो में दिखाया है। कहां ले जाएगा? या तो सिनाप्स पे, या तो, ठीक है, ओके। अब इसी के आगे कंटिन्यू कर, टेस्ट के लिए दोहरा लीजिएगा, पढ़ के आइएगा।